हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो मानव का मतलब कि नर जनन तंत्र होता है। ठीक है, नर जनन तंत्र जो होता है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, उसके बारे में देखेंगे कि उसके अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कितने ग्रंथि है, कितनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये क्या सहायक करती हैं, क्या करती है। ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे। और आप लोग क्या है कि जो नर जनन तंत्र है, इसकी संरचना आप लोग मतलब कि किताब से लेकर के सही से बना लेंगे और इसको कंप्लीट तैयार कर लेंगे कि बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहले इसके संरचना में कौन कौन से क्या भाग पाए गए हैं और उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, और किसका मतलब इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये नलिका निकली है। ठीक है, तो ये जो नलिका होती है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो यूरेथ्रा यूरेथ्रा इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये क्या होता है कि ये मूत्राशय से मिला होता है। मूत्राशय क्या होता है कि मूत्रवाहिनी यहाँ से बाहर निकल आती है। ठीक है, तो मतलब कि मूत्रवाहिनी का वहां से बाहर निकल आएंगे, बस इतना ही काम होता है कि मूत्रवाहिनी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें व्यंजन को छोड़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, मूत्र जो होता है वह यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, बस इतना ही काम होता है कि जो मूत्रवाहिनी होता है मूत्राशय जुड़ा होता है। मूत्राशय जो होता है वहां से यूरिन को मतलब वहां से नलिका द्वारा आराम से मतलब बाहर आता है और जब बाहर आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से मूत्राशय मतलब मूत्र मार्ग के द्वार से क्या होता है कि वह बाहर निकल के यहाँ पर शिश्न के पास से क्या कहते हैं बाहर निकलता है। बस इतना ही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो ये मूत्र नलिका होती है, ठीक है, मूत्रवाहिनी होती है, यहाँ पर क्या बस मूत्र मतलब कि यूरिन मत बाहर निकालते हैं बस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर देखो एक नलिका ये, एक नलिका ये। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मूत्रवाहिनी होता है वो कितने होते, बोलेंगे 1 पेयर, एक जोड़ी। अगर शुक्रवाहिनी पूछे तो वो भी क्या होता है 1 पेयर। ठीक है, देखो मतलब कि इधर एक नलिका और इधर एक नलिका, दो नलिकाएं ही। ठीक है, जब दो नलिकाएं हैं तो बोलेंगे कि एक जोड़ी शुक्रवाहिनी और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुक्रवाहिनी यहाँ पर कितनी है, एक जोड़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो शुक्रवाहिनी है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर शुक्रवाहिनी है तो यहाँ पर क्या होगी, ये टेस्टिस है, ये हमारा क्या है, वृषण है। ठीक है, ये हमारा वृषण है। ठीक है, और ये हमारा है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ठीक है, और ये हमारा है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। अब देखो तो यहाँ पर देखो कि ये भी शुक्रवाहिनी जो है ये हमारे क्या होते हैं, टेस्टिस से जुड़े होते हैं। किससे होते हैं? टेस्टिस से। अब बोलो टेस्टिस कितना होता है, एक जोड़ी। कितना होता है, एक जोड़ी। ठीक है, तो टेस्टिस भी कितना होता है, एक जोड़ी होता है। अब देखो यहाँ पर टेस्टिस जो होता है हमारे मतलब कि टेस्टिस जो होता है शुक्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पाएंगे, अधिवृषण पाएंगे, शुक्रवाहिका पाएंगे। ठीक है, विसर्जन जाला के अंदर पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अधिवृषण हो गया, यहाँ पर शुक्रवाहिनी पाएंगे। ठीक है, विसर्जन पिंडक पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मतलब कि जो हमने पहले वाले पार्ट में जो विसर्जन के अनुप्रस्थ काट को देखा था उसमें वो सब चीजें इसमें पाएंगे। विसर्जन मतलब सारी नलिकाएं जो थी, यहीं पर क्या होता है, विसर्जन में शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ पर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो बोलेंगे कि शुक्राणु का निर्माण हमारे वृषण में होता है। कहाँ होता है? नर के वृषण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नलिकाएं होती हैं ये इस नलिका से मतलब कि जो हमारा ये लीडिक कोशिका पाई, लीडिक कोशिका, सर्टोरी कोशिका, जनन कोशिका शुक्र नलिकाओं के अंदर पाई गई थी। तो वही जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब निर्माण होगी शुक्राणु का तो यहाँ से यहाँ पर नलिकाओं द्वारा यहाँ पर बाहर आते हुए, ठीक है, इस नलिका से होते हुए, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जब शुक्राणु को बनेंगे यहाँ पर और इस नलिकाओं से क्या होती है, यहाँ पर शुक्रवाहिनी द्वारा क्या करेंगे, आगे बाहर आएंगे। ठीक है, अब देखो कि जब यहाँ पर जब बाहर यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ से देखो ये खाली वाला पार्ट है और ये खाली वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो दो ये पार्ट और ये पार्ट इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं शुक्राशय। देखो शुक्राशय को ध्यान समझना। ठीक है, देखो शुक्राशय यहाँ पर जो खाली स्थान दोनों पाया गया है इसको बोले शुक्राशय। अब देखो ये क्या करता है, ये एक पीले द्रव को सर्ज करता है। कैसा द्रव होता है? पीला द्रव। ठीक है, ये पीले द्रव को सर्ज करता है और ये हमने बताया था आपको कि 60 से 70% क्या करता है, वीर्य के कुछ भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्राशय होता है ये 60 से 70% वीर्य के कुछ भाग का निर्माण करता है। और ये जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में दो मतलब कि कह सकते हैं प्रोटीन पाई जाती हैं। एक आता है मतलब कि नहीं फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंड हो गया। अब देखो फ्रक्टोज जो होता है वह शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को पोषण दे देता है। ठीक है,
जो मतलब कि इसमें शुक्राशय में 2 प्रोटीन पाई गई थी, एक फ्रक्टोज और एक प्रोस्टाग्लैंड। तो जो फ्रक्टोज मतलब कि कह सकते हैं फ्रक्टोज जो प्रोटीन था ये शुक्राणु को पोषण दिया, ऊर्जा दिया, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि ऊर्जा कौन देता है तो बोलेंगे मतलब कि शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है। अब देखो मतलब कि फ्रक्टोज जो था ये ऊर्जा प्रदान किया, और जो प्रोस्टाग्लैंड था कौन था, प्रोस्टाग्लैंड, प्रोस्टाग्लैंड, ये जो प्रोस्टाग्लैंड था, प्रोस्टाग्लैंड जो प्रोटीन था ये क्या किया, ये शुक्राणु को क्या कर सक्रिय बनाती, क्या करती है सक्रिय, मतलब कि उससे निषेचन की क्रिया में भाग ले सके, उसको क्या बोलते हैं कि सक्रिय बनाती है ताकि वो क्रिया कर सके, ठीक है, ताकि वह पूर्ण रूप से निषेचन की क्रिया कर सके। ये क्या करती है, जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में प्रोस्टाग्लैंड प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है शुक्राणु को सक्रिय बनाता है, ठीक है। तो ये शुक्राणु को सक्रिय बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शुक्राशय हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब यहाँ पर शुक्र पहले यहाँ पर नलिका द्वारा यहाँ पर शुक्राशय पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पर पीले द्रव को पाया 60-70% वीर में मिल गया। अब वीर जो होता है ये करता है, ये सफेद होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, ये शुक्राणु को गति करेगा, ठीक है, ताकि इस नलिका में जब पहुंचेगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये और ये इन दोनों मतलब कि अगल बगल में जो अगल बगल में लगे हुए ये दोनों गोल टाइप में, ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं पुरोस्त ग्रंथि या बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये देखो मूत्र मार्ग से, यहाँ पर देखो मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कहेंगे कि यह मूत्र मार्ग के आधार पर, मूत्र मार्ग के आधार पर होता है, ठीक है। अब देखो ये अनेक पिंडकों से, यहाँ पर देखो यहाँ पर छोटे छोटे पिंडक दिखे हैं, तो यहाँ पर अनेक पिंडकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, यहाँ से क्षारीय द्रव को, ये क्षारीय द्रव को स्रावित करते हैं, और जब क्षारीय द्रव को यहाँ से स्रावित करेंगे तो ये क्या करते हैं, वीर के 25-30%, ये जो प्रोस्त ग्रंथि होता है ये क्या करता है 25 से 30%, 25 से 30% वीर के कुछ भाग को निर्माण करती है। अब देखो जो ये हमारे यहाँ पर पुरोस्त ग्रंथि है, पुरोस्त ग्रंथि में हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, जैसे यहाँ पर कोई शुक्राणु है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कोई शुक्राणु है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई शुक्राणु है, तो इस शुक्राणु को यहाँ पर जो कैप वाला यहाँ पर लगा हुआ है ये कैप, इस कैप में एकदम आगे के भाग में एक हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि जो मतलब कि ओवम में क्या करता है, जो फीमेल के अंडाणु क्या करता है वो तोड़ करके उसमें प्रवेश करता है, ठीक है। तो यही जो मतलब कि बोलेंगे कि जब वीर क्या होता है, शुक्राणु जब यहाँ से निकल करके यहाँ से बाहर जब आता है, जब यहाँ पर शुक्राशय पहुंचेगा, शुक्राशय 60-70% वीर का कुछ भाग बनाएगा, उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचेगा पुरोस्त ग्रंथि में, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचेगा, तो यहीं पर 25-30% और बनेगा वीर का, और इसमें क्षारीय द्रव स्रावित होता है, और इसमें एक एंजाइम स्रावित होती है जिसका नाम है हाई एल्यूरोनिडेज, जिसको बोलते हैं हाई एल्यूरोनिडेज, ठीक है, हाई एल्यूरोनिडेज, ठीक है। एक जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम शुक्राणु के बाहरी सतह पर पाई जाती है, जिससे अंडाशय को तोड़ करके क्या करती है अंदर प्रवेश करती है, जिससे निषेचन यहाँ पर हो सकता है और उसका भ्रूण विकास होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर इसको बात में रखेंगे कि शुक्राणु तो उसके बाहरी सतह पर मतलब कि सबसे ऊपरी मतलब कि शीर्ष भाग में क्या होता है, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एंजाइम जो पाया गया था वो इसी में मतलब कि कहाँ पाया जाता, पुरोस्त ग्रंथि में था, और उसी से स्रावित किया, ठीक है, यही स्रावित करता है, शुक्राणु में पाया जाती है, यही स्रावित होता है, ठीक है, जिससे वो करता है बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पुरोस्त ग्रंथि समझ लिया कि पुरोस्त ग्रंथि क्या हुआ, ठीक है, ये 25-30% वीर को बनाया, ठीक है, इसमें हाई एल्यूरोनिडेज उसको स्रावित किया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आगे निकलेगा, यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर एक काउपर ग्रंथि लगी है, छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये काउपर ग्रंथि है जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथर ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी क्या करता है, ये बोलेंगे यह क्षारीय द्रव को स्रावित करता है, कैसा द्रव होता है, क्षारीय द्रव स्रावित होता है, और यही जब क्षारीय द्रव स्रावित करता है तो ये जो मूत्र मार्ग बना हुआ है ये वाला, ये पार्ट को क्या करता है, चिकना बनाता है, जिससे शुक्राणु उसमें गति कर सके, क्या कर सके, गति कर सके, ठीक है, ताकि जो शुक्राणु हो उसमें ऐसे चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु क्या करें, गति कर सके, तो बस यही काउपर जो ग्रंथि यहाँ पर छोटे यहाँ पर ये बना वाला काउपर ग्रंथि जो है, यही क्या करता है, इसका कार्य होता है कि इसको स्नेहक बना दे ताकि उसमें गति कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु यहाँ पर गति करते हुए आगे निकालेगी, और यहीं पर देखो यहाँ पर जो बोलेंगे ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं शिश्न,
इसको बोलते हैं शिश्न। और यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं शिश्न शिश्नाग्र, ठीक है, इसको बोलते हैं शिश्नाग्र। तो यहाँ पर देखो जब शुक्राणु यहाँ से बाहर निकलते हुए अंदर मूत्र नलिका द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नलिकाएं होती हैं शीर्ष भाग में, ठीक है, बोलेंगे कि यहाँ जो पेनिस है, शिश्न है, इसके शीर्ष भाग में क्या होता है, शीर्ष भाग से जो वीर्य और जो यूरिन होता है, ये दोनों क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, वीर्य और यूरिन दोनों क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। बस यही सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक ये पुरोष्ठ ग्रंथि लगी हुई है, ये वाली, अब यही क्या करती है, कुंजी टाइप होता है, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लगा वो मतलब कि ये वाला पुरोष्ठ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यही जो होता है कि जब यहाँ से मतलब कि यूरिन आता है, तो यहाँ पर ये जो नलिका वाली होती है इसको रोक देता है ताकि शुक्राणु उसमें ना आ पाए, ठीक है। तो ये जो शुक्रवाणी को इसको ब्लॉक कर देता है, और जब शुक्राणु बाहर निकल आते हैं तो यूरिन वाला नली को क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे रोक देती है, ठीक है, ताकि एक साथ दोनों में स्राव ना पाए। बस बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पुरोष्ठ ग्रंथि होता है यह यूरिन और शुक्राणु के करता है कि जब यूरिन आता है तो शुक्राणु को नली बंद कर देता है, और जब शुक्राणु आते हैं तो यूरिन की नली को बंद कर देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो समझ लिया कि जो सहायक ग्रंथियां थी, यहाँ पर सहायक ग्रंथि, बस इतना ही इनका कार्य, जो यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि है, पुरोष्ठ ग्रंथि, ये काउपर ग्रंथि, तीन ही ग्रंथियां पाई गई थी। बस इनका कार्य क्या है कि जब शुक्राणु उसमें आए, वीर्य उसमें मिल जाएंगे, और जिससे क्या होता है कि शुक्राणु गति करते हुए पेनिस के द्वारा यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बस इतना ही कार्य होता है, ठीक है। बस बाकी इनके क्या होते हैं, अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं, जो शुक्राणु को बढ़ने में, नलिका होती है, नलिकाओं से द्वारा बाहर निकलने में सहायक प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि नर जनतंत्र हो गया, और जो इसमें सहायक ग्रंथियां पाई गई, नलिकाएं पाई गई, इसके क्या कार्य है इसके बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो बात होती है कि नर में यौन आरंभ कब स्टार्ट होता है, नर में यौन आरंभ कब स्टार्ट होता है, बोलेंगे कि नर में जो होता है यौन आरंभ होता है वह लगभग 14 साल से 16 वर्ष के बीच, 14 से 16 वर्ष के बीच में क्या होता है कि नर यौन आरंभ क्या होता है, नर में यौन आरंभ हो जाता है, ठीक है। 14 से 16 वर्ष में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु होते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, नलिकाएं भी उसमें बनने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो क्रिया होती है, मतलब विभाजन होता है जनन कोशिका में, वो सब क्या होते हैं, उसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं। और जब ये क्या होते हैं कि लैंगिक, मतलब बोलेंगे कि ये वो जनन योग हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब मतलब कि नर जब होता है, जब जनन योग हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नर में यौन आरंभ। और वो समय हमारा 14 से 16 वर्ष के बीच में, 14 से 16 वर्ष के आयु में, ठीक है। तो ये हमारा जो नर यौन आरंभ होता है वह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब नर यौन आरंभ स्टार्ट होगा तो कुछ न कुछ तो आएंगे, यहाँ पर दाढ़ी मोछ आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो जब लैंगिक दूरता वही होगा, लैंगिक दूरता स्टार्ट हो जाता है कि जब 14 से 16 बीच के हम लोग आ जाते हैं, नर मतलब जब 14 से 16 वर्ष के बीच में आ जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ आ जाना, ठीक है। और क्या होता है मतलब कि और मतलब अनेक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जैसे शिश्न हो गया, और पेनिस का मतलब कि यहाँ पर विसर्ग और पेनिस का लंबा मोटा होना, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि लैंगिक दूरता देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि और जो यहाँ पर जो ये अंग होता है, यहाँ पर अंग पर क्या होता है, छोटे छोटे बाल उग जाना, तो यही सब क्या है कि लैंगिक दूरता देखने को मिलती है। बस नर में यौन आरंभ क्या होता है, कब होता है पूछा जाएगा, बोलेंगे 14 से 16 वर्ष, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जहाँ पर नर जनन अंग होता है वहां पर बाल उग जाते हैं, ठीक है। और अंडाशय जो होता है, और अंडाशय और पेनिस मतलब कि शुक्राणु, टेस्टिस, विसर्ग और पेनिस का क्या होता है, विकास होने लगता है, हमारे मसल होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं, ठीक है, परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है, शुक्राणु बनने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं, और जनन योग हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं नर यौन आरंभ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नर यौन आरंभ हुआ, यहाँ पर देखो एक हार्मोन रहता है जो क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है। जैसे स्वप्न दोष हमने आपको बताया था, क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन को रिलीज करती है जो पीयूष ग्रंथि को पहुंचाती है, और पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि पूरे हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करती है। जैसे हम कोई मतलब देखते हैं तो यहाँ पर रेटिना जाता है, रेटिना हमारे दिमाग को देता है, मतलब कि ब्रेन को देता है, और ये ब्रेन दिख को बताता है, और हमारे जहाँ पर जिस अंग का कार्य आता है उस अंग पर हार्मोन द्वारा रिलीज करके वहां पर पहुंचा देता है, ठीक है, जिससे वह सक्रिय उत्तेजनशील हो जाता है, ठीक है। ये हमारा रहा कि नर वाला पार्ट है। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाएगा, ठीक है।